वीडियो में हम इरिगेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझेंगे जो कि आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है। व्हाट इज GCA? GCA का फुल फॉर्म है ग्रॉस कमांडेड एरिया। ये क्या होता है? इट इज़ द टोटल एरिया लाइंग बिटवीन ड्रेनेज बाउंड्रीज विच कैन बी कमांडेड और इरिगेटेड बाय अ कैनाल सिस्टम। ग्रॉस का मतलब समझ में आता है, ग्रॉस मतलब पूरा। कमांडेड एरिया मतलब कमांड किया जा रहा, किसके द्वारा? कैनाल सिस्टम के द्वारा। इसको मैं डायग्राम से बताना चाहूँगी। जैसे ये रिवर है, रिवर में हमने उसके परपेंडिकुलर वियर कंस्ट्रक्ट किया है। वियर कंस्ट्रक्ट करने के बाद उस वाटर को डाइवर्ट करने के लिए हमने कैनाल सिस्टम बनाया है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मेन कैनाल। ये मेन कैनाल है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा। इसकी ब्रांचेस हैं, फिर ब्रांचेस की भी ब्रांचेस हैं, इसकी अनदर ब्रांच इस साइड में, अपोजिट साइड में फिर से ब्रांच है, इसकी ब्रांचेस हुई हैं। तो इस तरीके से इसकी ब्रांचिंग है जहाँ तक कि हमको कैनाल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जहाँ तक कि इरिगेशन डिमांड हमारे पास है। तो उस हिसाब से हमने कैनाल सिस्टम को डिज़ाइन कर लिया। मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर उसके बाद माइनर, उसके बाद वाटर कोर्स और फील्ड तक हम पानी को पहुंचा रहे हैं। अब इस डायग्राम में देखिएगा, ये जो मैंने डैश लाइन ड्रॉ किया है, दिस इज द ड्रेनेज बाउंड्री फॉर द कैनाल सिस्टम। इसका मतलब है इस बाउंड्री के आगे कैनाल का पानी और नहीं जा सकता विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फ्लो। तो हमने कैनाल सिस्टम उतना ही डिज़ाइन किया है जहाँ तक कि हमारा डिमांड था खेतों का और जहाँ तक कि उसका पानी पहुँच सकता है। तो ये एक अलग से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। दिस इज ड्रेनेज बाउंड्री। ये आपको फील्ड पे नहीं देखना है, ये सिर्फ मैंने डायग्राम में समझाने के लिए आपको बताया है कि ड्रेनेज बाउंड्री का मतलब ये हो रहा है कि इस कैनाल सिस्टम का जो भी पानी है वो सिर्फ इतने एरिया तक पहुंच सकता है। अब इसमें देखिए हरे पैचेस मैंने दिखाए हैं, दिस आर द फील्ड्स, खेत हैं ये, जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है। उसके अलावा ये मैंने ब्लू से शो किया है, ये कुछ पॉन्ड्स हैं, लोकल जो तालाब होते हैं वो हैं। ये रेड वाला जो मैंने क्रॉस बताया, दिस आर द बिल्डिंग्स। तो ऐसे इस पूरे एरिया में जहाँ पे हमने कैनाल सिस्टम बनाया है, उसके सराउंडिंग में तालाब भी होगा, खेत भी होगा, घर भी होगा, स्कूल भी होगा, दूसरे अदर बिल्डिंग्स भी होंगे, दूसरे हैबिटेशंस भी होंगे, रोड्स भी होंगे, सारे ऑब्जेक्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। अब इस पूरे एरिया को मिला के हमने क्या बोला? GCA, ग्रॉस कमांडेड एरिया। तो ग्रॉस कमांडेड एरिया का मतलब क्या हो रहा है कि एक ऐसा पूरा एरिया जहाँ तक कि इस कैनाल सिस्टम का कंट्रोल होगा, जहाँ तक कि इस कैनाल सिस्टम का कमांड होगा, जहाँ तक कि इस कैनाल सिस्टम का पानी पहुँच सकता है। तो दिस होल एरिया इज नोन एज द GCA। अब इस पूरे एरिया में सारी चीज़ें हैं, कल्टीवेशन वाला एरिया भी है और जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता, जैसे कि तालाब है, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि रोड्स हैं, वो सारे एरिया भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यही समझेंगे कि जो कैनाल सिस्टम है वो कितने एरिया तक पानी पहुँचा पा रहा है, कितने एरिया को वो कमांड कर पा रहा है। दैट इज नोन एज द ग्रॉस कमांडेड एरिया। ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन देखेंगे, CCA। व्हाट इज CCA? CCA का फुल फॉर्म होता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया। यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है कल्चरेबल। कल्चरेबल मतलब जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है, जहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, उस एरिया को हम बोलेंगे कल्चरेबल। कमांडेड एरिया मतलब उस कैनाल सिस्टम के द्वारा कमांड किया जाने वाला। अब देखिए द GCA मीन्स होल एरिया, also contains unculturable area such as barren lands, बंजर भूमि, लोकल पॉन्ड्स जो तालाब आते हैं उस एरिया में, विलेज जो गांव है, एंड अदर एरियाज एज हैबिटेशन, यानी और अदर जो एरियाज हैं वो भी इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। द रिमेनिंग एरिया ऑन विच क्रॉप्स कैन बी ग्रोन सेटिस्फैक्टरली इज नोन एज द कल्चरेबल कमांडेड एरिया। इसका मतलब इस पूरे GCA में से जितने एरिया पे खेती हो रही है, जितने एरिया पे कल्टीवेशन हो रहा, जैसे ये ग्रीन पैच, ये ग्रीन पैच, ये ग्रीन पैच, ये ग्रीन पैच, ये ग्रीन पैच मैंने दिखाया, तो ये पूरे हमारे क्या फील्ड्स हैं। तो अगर सिर्फ हम इन फील्ड्स को लें, इनका सम करें एरिया का,
तो इसको हम बोलेंगे CCA। CCA यानी कैनाल सिस्टम का जो कमांडेड एरिया है, उस एरिया में से सिर्फ ऐसा एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इन एरिया का अगर हम समेशन करते हैं तो जो एरिया हमको मिलेगा उसको हम बोलेंगे कल्चरेबल कमांडेड एरिया, जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि जो CCA है ये सिर्फ ऐसे एरिया है जहाँ पे हम इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे खेती हो सकती है। तो दिस CCA इज ऑलवेज लेस देन द GCA, क्योंकि GCA ये पूरा एरिया है जहाँ तक कैनाल नेटवर्क जाता है, जहाँ तक कि कैनाल नेटवर्क का कमांड रहता है, जहाँ तक उसका पानी जा सकता है। लेकिन CCA क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ खेती हो सकती है, जहाँ पे कैनाल का पानी आएगा लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में खेती हो सकती है। तो सिर्फ हम उतना ही एरिया लेंगे उस कैनाल कमांड एरिया का जहाँ पे खेती हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे CCA। और GCA में वो दोनों एरिया आएगा जहाँ पे खेती हो सकती है और जहाँ पे नहीं भी हो सकती। हैंस GCA इज इक्वल टू CCA प्लस अनकल्चरेबल एरिया। CCA मतलब जहाँ पे खेती हो सकती है, जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है। अनकल्चरेबल जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता। तो दोनों एरिया का जो समेशन है वो GCA है। डायग्राम सब देख ही रहे हैं, इसका भी सम, इसका भी सम, इसका भी सम, पूरा एरिया, होल एरिया इज नोन एज GCA, है ना। और CCA मतलब जहाँ पे कल्टीवेशन आप कर सकते हो, जो कि कैनाल कमांड एरिया के अंदर है, उसको हम बोलेंगे CCA। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि CCA और GCA में डिफरेंस क्या है। GCA मतलब होल एरिया जो उस कैनाल सिस्टम के द्वारा कमांड किया जा रहा। CCA मतलब उस कमांड एरिया GCA में से सिर्फ उतना एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है, जहाँ पे इरिगेशन हो सकता है। ठीक है। अब उसके बाद अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है इरिगेशन से रिलेटेड, वो है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन? इट इज डिफाइंड एज द परसेंट ऑफ culturable commanded area proposed to be irrigated during either a crop season or during a year। अब इसका मतलब है इस पूरे GCA में से हमने क्या ले लिया, CCA ले लिया। मान लो CCA हमने लिया, ये मान लो मेरा टोटल आ रहा है 120 हेक्टेयर्स। ये क्या है हमारा CCA। CCA क्यों? क्योंकि हम इतने एरिया में इरिगेशन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 क्रॉप सीजन है। अभी मैंने 2 क्रॉप सीजन का एग्जाम्पल लिया है। मैंने लिया खरीफ, दूसरा लिया मैंने रबी। दोनों का टाइम पीरियड अलग होता है। ये आपको पता है, खरीफ जो होता है मानसून में होता है और रबी जो होता है ये विंटर सीजन में होगा। तो जब खरीफ कट जाएगा उसके बाद हम रबी लगाएंगे तो दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, दोनों का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। अब इसमें देखिए फॉर एग्जाम्पल इस 120 हेक्टेयर में से होल एरिया इज 120 हेक्टेयर, इसमें से मान लो मैंने सिर्फ 90 हेक्टेयर्स पे इरिगेशन प्रोवाइड किया, ओनली दैट मच। ये एरिया हमारा आया 90 हेक्टेयर्स। ठीक है। 120 हेक्टेयर में से मैंने सिर्फ 90 हेक्टेयर पे इरिगेशन प्रोवाइड किया। कब? खरीफ सीजन पे। खरीफ जब मैंने क्रॉप लगाया उस पीरियड में मैंने 120 में से सिर्फ 90 हेक्टेयर में पानी दिया, इरिगेशन प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन खरीफ सीजन इज इक्वल टू 90। इतने में हमने इरिगेशन दिया और हमारा टोटल एरिया है 120 इंटू 100। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 75%। डैट मीन्स होल एरिया के 75% एरिया में ही हमने इरिगेशन प्रोवाइड किया ड्यूरिंग खरीफ सीजन। ठीक है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब हो रहा है कि परसेंटेज ऑफ द एरिया, कि एरिया का कितना परसेंटेज इसमें आपने इरिगेशन प्रोवाइड किया, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। सेकेंड हम देखते हैं रबी सीजन में हमने क्या किया। मान लो हमने रबी सीजन में सिर्फ आधे एरिया को इरिगेट किया। क्यों किया? क्योंकि क्रॉप ही हमने आधे एरिया में लगाया। मान लो ये 120 हेक्टेयर ये भी है। 120 हेक्टेयर में से मैंने सिर्फ 60 हेक्टेयर एरिया में इरिगेशन प्रोवाइड किया। क्यों?
क्योंकि मैंने इतने पे ही क्रॉप लगाई, इतने एरिया को मैंने यूज़ किया, इतने एरिया में मैंने कल्टीवेशन नहीं किया है, ये एरिया खाली मैंने छोड़ दिया। तो इतने में अगर क्रॉप हो रहा है, इतने में इरिगेशन प्रोवाइड हो रहा है, तो इस कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिस इज इक्वल टू जितने में इरिगेशन प्रोवाइड किया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इंटू 100। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये सिर्फ कितना आ रहा, 50% आ रहा। तो रबी सीजन में हमने कितना प्रोवाइड किया इरिगेशन, 50% एरिया में ही हमने क्रॉप लगाया और उसमें ही हमने इरिगेशन प्रोवाइड किया, बाकी जमीन हमने खाली छोड़ दी। वैसे इसमें हमने 75% में फसल लगाया, बाकी एरिया हमने खाली छोड़ दिया। तो जब हम पूरे ईयर की बात करेंगे, एक साल में एक बार खरीफ भी आएगा, एक बार रबी भी आएगा, तो टोटल इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ड्यूरिंग अ ईयर इज इक्वल टू 75 प्लस 50, दैट मीन्स 125%। तो 125% कहाँ से आ रहे हैं? खरीफ प्लस रबी। खरीफ कितना था? 75% था। रबी कितना है? 50% है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 125%। और आप ये इसमें याद रखिए कि जो ये परसेंट में भी होते हुए 100 से ज़्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हम इसको पूरे ईयर के लिए निकाल रहे हैं, और ईयर में जो दो क्रॉप है ये अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं और अलग अलग हम इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों का हम सम करेंगे। तो ईयरली जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो हमारा आएगा 125%। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या हुआ? ये परसेंट है किसका? CCA का, है ना, जिसमें हम इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हम क्रॉप सीजन ले, चाहे हम उसको 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करें। तो जनरली हम उसको लेते हैं 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर में CCA का कितना परसेंट एरिया इरिगेट हुआ, कितने में हमने क्रॉप लगाया, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। और इसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा भी आ सकती है।